शिवप्रकाश सर, मैं आपके पास आऊँगा। आपने अपनी पत्रकारिता के जीवन में एक लंबे दशक तक आपने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, जब राजनेता या राजनेताओं के परिवारीजन फँसते हैं, तो पूरा तंत्र उनको बचाने में लग जाता है। तो शिवप्रकाश सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब राजनेता का बेटा एक डीपी यादव का बहुत चर्चित केस हुआ था, पूरे देश में वो चर्चित केस हुआ था, सारी ताकत उसको बचाने में लग गई थी। लेकिन क्या कभी आपने ये भी देखा है कि देश का गृह राज्य मंत्री हो और वो इस तरह निर्लज्जता के बयान दे और आज आके कह रहे हैं मंत्री जी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान समाप्त कर दिया, जबकि प्रियंका जी ने भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को डेट लगी हुई है। एक देश का गृह राज्य मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, तो सरकार की साख पर क्या सवाल खड़े नहीं होते हैं? मुझे लगता है कि ये गृह राज्य मंत्री जी के पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है और ये पूरे सरकार के स्थायित्व का मामला है, सरकार की प्रतिष्ठा का मामला है। और अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं वो अपने मंत्री के खिलाफ, तो उसका बहुत बड़ा मैसेज सब दूर जाएगा, जो कि ये सरकार अभी बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं है। मैं केवल एक सवाल मेरा प्रियंका जी से है, वो कानून की विशेषज्ञ हैं, कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात मानने से इनकार कर दे और स्टेटस रिपोर्ट मान लीजिए कि नहीं दे और पूरी कार्रवाई को जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलाती रहे और केंद्र की हैसियत नहीं रह जाए कि वो उत्तर प्रदेश के मामले में कुछ हस्तक्षेप भी कर सके और योगी पूरे मामले को, लड़ाई को अपने ऊपर ले लें, जैसा कि वो कर भी रहे हैं। उन्होंने केंद्र को अलग कर दिया है, पूरे मामले से अलग कर दिया है। वो केंद्र की कोई भूमिका है उसको, अब वो मतलब ये कॉन्फ्रंटेशन जो योगी का है या मुख्यमंत्री का है, वो ताकत का प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में। और इस तरह की चर्चाओं के बीच में है कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत संबंध अच्छे नहीं हैं, काफी तनावपूर्ण हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी पुलिस उनके पास है, पूरा प्रशासन उनके पास है और किसानों के एक नेता समझौता कर लेते हैं बिना इस बात की पूर्ति किए कि उस आदमी की गिरफ्तारी हो, उसके पहले वो समझौता कर लेते हैं। और जब पूरे देश में चर्चा होती है कि ये समझौता क्यों कर लिया, नौकरी के लिए क्यों कर लिया, 45 लाख के लिए क्यों कर लिया, उसके बाद तो दो राज्यों ने 50-50 लाख भी दे दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हथियार बचता है? अगर एक राज्य मना कर दे कि हम आपको नहीं मानते, आप जो कह रहे हैं उसको नहीं मानते या नहीं कर सकते, उन शब्दों में नहीं कहे। आपने साल्वे साहब का उदाहरण दिया कि स्टेटस रिपोर्ट से वो भी नाखुश हैं, तो क्या साल्वे साहब रिप्रेजेंट करना बंद कर देंगे क्या उत्तर प्रदेश सरकार को? तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हथियार बचता है अगर वो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार मना कर दे? ऐसे मना नहीं कर रहे कि वो हम नहीं मानते आपको या आपका कहना नहीं मानते, वो कुछ उस तरह की कार्रवाई करे कि वो कहना नहीं मानने जैसा हो जाए। और ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगे, ये भारत के इतिहास में कोई अजूबा नहीं होगा कि अदालतों का कहना नहीं माना जाता है। तो अदालत क्या करेगी? शिवशंकर सर, लास्ट कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा, जो बातें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है कि जो कार्रवाई वाला फैसला हो वो सुप्रीम कोर्ट से आए, अपने हाथ ना जले। नहीं, मैं सुन रहा था प्रियंका जी को भी और वो मिस यादव को भी और सबको, दीपक जी को भी सुन रहा था।
मैं दो तीन बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जहां से मैंने शुरू किया था ना, मैं वहां खत्म करूंगा। अभी जो कहा गया कि दुनिया भर के अखबारों में ये छप रहा है कि किस तरह से हत्याएं होती है यहाँ। दुनिया भर के अखबारों में तो ये भी छपा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितने मरे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर वो फोटो भी छपे थे जिसमें गंगा में लाशें बह रही हैं। और जो सरकार ये कहती है कि 4.5 लाख लोग ही कोरोना से मरे हैं भारत में, विदेश के अखबार बताते हैं 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख मरे। और सबसे बदतर इंतजाम उत्तर प्रदेश का बताते हैं। मोदी जी बनारस जाते हैं, मोदी जी अलीगढ़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन करते हैं कोरोना के मैनेजमेंट के लिए। अभी सब लोगों ने बात की, जो बार बार कह रहे हैं ना कि पब्लिक एंगर और पब्लिक डिस्ट्रस्ट, ये सब पुराने मामले हैं। निर्भया का मामला उस समय का है जब एक संवेदनशील सरकार केंद्र में थी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हाथरस के मामले में क्या हुआ, उन्नाव के मामले में क्या हुआ, कठुआ के मामले में क्या हुआ, किसी को याद है? और क्या तहलका मच गया उत्तर प्रदेश में उसको लेकर, या देश में क्या कौन सी मशालें खड़ी हो गई। हम लोग जो अतीत में जाकर कंपैरिजन करते हैं, जो दीपक जी पूरी बात कर रहे थे तस्लीमुद्दीन की और तमाम लोगों की, वो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब वो अलग तरह की सरकारें हुआ करती थी और लोग अलग तरह के हुआ करते थे। हम आज की हकीकत के बारे में बात ही नहीं करना चाहते कि आज की हकीकत क्या है। और इतने बड़ी घटना के बाद भी अगर लोग, इतने जो सत्ता में लोग हैं, इतने साहस के साथ जनता का सामना कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं, तो आप उसके साहस की खोज तो कीजिए कि वो किस आधार पर कह रहे हैं। एफआईआर की भाषा, आप तो प्रियंका जी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एफआईआर की भाषा को पढ़िए आप, किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। लखीमपुर खीरी के मामले में इनके खिलाफ गृह राज्य मंत्री के बेटे को लेकर और उनके नाम से जो लगाई गई हैं, आप मुझे बताइए कि इस तरह की धाराएं अगर एक आम आदमी के खिलाफ लगाई जाएं या एक आम अपराधी के खिलाफ लगाई जाए तो क्या होगा। तो हमारे सामने है, अभी जिक्र किया गया गोरखपुर की 2 घटनाओं के जिक्र किए गए, क्या हुआ उसमें? क्या एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये चीजें मुझे बिल्कुल गलतफहमी नहीं है। मैं किसी काल्पनिक कल्पना लोक में नहीं चल रहा हूं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट करता हूं, कल मैंने एक टीवी चैनल के सामने कहा था, और मैं गुजरात में मौजूद था, ये वानखेड़े भी थे कल उस बातचीत में। गुजरात के दंगों में जिस तरह से लोगों को मारा गया और जिस तरह से उस दंगे के गवाहों को जेलों में डाला गया, और उस समय के मुख्यमंत्री की उन दंगों के दौरान क्या भूमिका थी संवेदना के स्तर पर या लोगों की जान बचाने के स्तर पर, वो व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। हम लोग जो बहस कर रहे हैं बहुत इमोशनल लेवल पर कर रहे हैं,
और हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ पहले। आप जो पहले हुआ वो गिना रहे हैं, उन हुकूमतों के दौरान का, जब हुकूमतें अलग किस्म की थी। मैं उस हुकूमत के दौरान की चीजें बता रहा हूं जिस दौरान वही हुकूमत थी जो आज केंद्र में है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं, मैंने जहां से बात शुरू की थी वहां से खत्म करना चाहता हूं। पोलैंड में वहां की एक अदालत, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसलों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। उस अदालत के तमाम जजों ने एक मिनी बस की और जगह जगह निकल पड़े लोगों को बताने के लिए कि ये सरकार कैसे काम कर रही है और कानून का राज क्यों नहीं स्थापित हो रहा है देश में। मैंने जो शुरुआत की थी कि अगर कोई सरकार मना कर दे कि हम नहीं मानते तो क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 5 जजेस ने या 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या हुआ उसका? और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगोई साहब भी थे। सही बात। हम लोग एक ऐसा संसार बना के चल रहे हैं, आदर्श संसार, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, योगी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे। आप तो ये बताइए कि अगर मोदी जी ऐसा नहीं करें और योगी जी ऐसा नहीं करें तो फिर क्या करना है? ठीक बात। और कौन क्या करने वाला है? इस देश की जनता क्या करने वाली है, या इस देश की जनता ने क्या कर लिया और अभी क्या कर रही है? इतनी 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 तकलीफों के बावजूद क्या कर रही है? मैं तो ये लखीमपुर में 4 ही लोग मरे ना, या 8 लोग मरे, 9 लोग मरे। जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो जो एनकाउंटर्स हुए हैं, आप मुझे बताइए, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था और उसकी जो जांच के लिए कमेटी बनी थी, उसने तो बरी कर दिया सारे पुलिस वालों को और सारी चीजों को। तो क्या न्यायपालिका ने संज्ञान लिया उस चीज का? मैं बहुत उम्मीदों के साथ लड़ाइयां लड़ता भी हूं और देखता भी हूं, और बहुत सारे लोग जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं उनकी तरफ देख रहा हूं। तो मैं तो बहुत आशावादी हूं, और ये संजय शर्मा जैसे लोग और अमरीश कुमार और मुकेश कुमार और तमाम जो लोग हैं, वो जिस तरह से साहस के साथ उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं तो हमेशा सलाम करता हूं ऐसे लोगों को। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं, अशोक जी, ये कह रहा हूं कि हमको अपनी लड़ाई के जो मुद्दे हैं, अपनी बातचीत के जो मुद्दे हैं, लोगों से बात करने के जो मुद्दे हैं, हम अभी सरकार से बात कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए। हम अगर हकीकत पर लोगों से बात करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि देखिए हकीकत ये है कि आपको अदालतों पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना है कि अदालत ने ऑक्सीजन दिलवा दिया या टीके दिलवा दिए तो वो आपको अदालत लोकतंत्र भी दिलवा देगी। जस्टिस रमना का भाषण सुनिए, जो पीटी देसाई मेमोरियल लेक्चर जो उन्होंने दिया, गजब का जो भाषण है जस्टिस रमना का। उसमें क्या वेदना उन्होंने व्यक्त की है लोकतंत्र को लेकर और सरकार को लेकर और डेमोक्रेसी को लेकर। या जस्टिस चंद्रचूड़ का जो अभी का हाल का भाषण है थोड़े दिनों पहले का,
मैं चीजों को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और लखीमपुर के मामले में नहीं देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। मैं देश में डेमोक्रेसी के मामले में देख रहा हूं। लखीमपुर का मामला बहुत छोटा है। इस देश में अगर और 10 लखीमपुर हो गए तो हम क्या करेंगे, ये मेरी चिंता है। मैं वो लखीमपुर अगर बंगाल में भी हो जाए तो भी मेरी चिंता है। ठीक बात। मैं ममता बनर्जी को कोई योगी से ज्यादा नंबर नहीं देना चाहता हूं इस तरह के मामलों में। हम सिर्फ एक विपक्ष की सरकार है, इसलिए वो जो कहें या करें उसको समर्थन कैसे कर दें। तो मेरे कंसर्न्स, मैं आपने शुरू में भी कहा, फिर कह रहा हूं कि मैं आशावादी हूं और आशा की दृष्टि से ही चीजों को देखता भी हूं। पर मैं जो आशा रखता हूं, मैं 2014 के पहले की आशा मेरी अभी की आशा नहीं बन सकती, ये मैं कह रहा हूं।